हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे इंडिया और चाइना के बारे में। बेसिकली हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे। चाइना जो है हमारी नेबरिंग कंट्री है और अभी भी यहाँ इंडिया और चाइना में कुछ ना कुछ बात होती रहती है, लड़ाइयाँ होती रहती हैं। तो हम जानेंगे कि इसका कारण क्या है, कि ये लड़ाइयाँ, इसकी हिस्ट्री क्या है, क्यों ऐसे आज जो सिचुएशन है वो क्यों बनी। तो पहले हम देख लेते हैं इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़। इंडिया की टोटल 7 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। तो उसको याद करने के लिए मैंने एक कोड भी बनाया है। जैसे हम बोलते हैं ABCDE, वैसे ही A से अफ़गानिस्तान, और B² है। B² इसलिए क्योंकि B से 2 कंट्रीज़ के नाम हैं, बांग्लादेश और भूटान। और फिर C से चाइना, और मिलकर म्यांमार, मिलकर पाकिस्तान और नेपाल घूमने गए। तो A, B² एंड C मिलकर पाकिस्तान और नेपाल घूमने गए। तो ये कोड शायद आपको याद कर रखने में इजी रहे। और फिर इसके बाद हम देख लेते हैं एरिया कवर जो करता है इंडिया और चाइना। तो इंडिया जो ऑरेंज कलर में है, चाइना ग्रीन कलर में है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हम देख सकते हैं डिफरेंस है। चाइना काफ़ी लार्ज एरिया कवर करता है अपने अंडर, बट अभी भी चाइना चाहता है कि वो और भी जो एरिया कवर करे। कभी वो किसी कंट्रीज़ के साथ लड़ रहा है, कभी इंडिया का अरुणाचल प्रदेश चाह रहा है वो ले ले। तो ये भी एक रीज़न है हमारा कॉन्फ्लिक्ट के कारण जो बना रहता है। और दूसरा है डिफरेंस ऑफ टाइप ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब हम समझते ही हैं सब। डेमोक्रेसी मतलब क्या है, कि जिसमें हम अपना खुद का एक रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं और वो हमारे लिए डिसीजंस बनाते हैं बाद में। और चाइना में सिर्फ एक पार्टी ही रूल करती है। वहाँ पे क्या होता है कि जो बेसिक लेवल है, जो बिल्कुल छोटे लेवल पे लोग हैं, जो जैसे हम अपने छोटा, हमारा सबसे छोटा लेवल कौन सा है, सरपंच चूज़ करना गांव में जाकर, है ना। और यहाँ पे सबसे छोटे लेवल पे लोग चूज़ करते हैं अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव, और फिर वो रिप्रेजेंटेटिव मिलकर अपना प्रेसिडेंट चूज़ करते हैं। तो लोगों की जो पार्टिसिपेशन है सिर्फ लोअर लेवल पे रहती है, हायर लेवल पे नहीं होती है। तो ये उनका सिस्टम है। और फिर हम बात करेंगे कि हमें इंडिपेंडेंस मिली है, वो कब मिली है। वो मिली है 1947 में। उसी के 2 साल बाद चाइना को भी इंडिपेंडेंस मिल गई। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है। तो इससे हम ये बात देख पाएंगे कि हमें कनेक्ट करना इजी हो गया चाइना के साथ, क्योंकि उसने भी स्ट्रगल की थी और हमारी भी स्ट्रगल थी। तो इंडिया और चाइना यहाँ पे कनेक्ट हो गए, क्योंकि उनको पता था कि ये भी कंट्री स्ट्रगल करके ऐसे अपना इंडिपेंडेंट हुई है। उसके बाद हमें पता है जवाहरलाल नेहरू जी थे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, और माओ जेडोंग थे चेयरमैन चाइना के। फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, माओ जेडोंग। और इंडिया के थे जवाहरलाल नेहरू जी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके रिलेशन पहले जो थे कॉर्डियल थे, अच्छे खुशगवार रिलेशनशिप थे। इसका रीज़न ये भी था कि जवाहरलाल नेहरू जी ये चाहते थे कि अगर हमें ग्रोथ करनी है इंडिया की, तो इसके लिए हमें नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। उनको हम पीछे नहीं छोड़ सकते किसी भी हालत में। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था। तो अब क्या हुआ है, 1949 में चाइना है वो आज़ाद हो गया, और 1950 में क्या हो गया, चाइना ने तिब्बत के ऊपर हमला कर दिया और उसको अपने टेरिटरी में शामिल कर दिया। तो इससे क्या हुआ, नाउ चाइनाज बाउंड्री कम इन कॉन्टैक्ट विद इंडियन बाउंड्री। तो अब चाइना सीधा सीधा क्या हो गया, इंडिया की बाउंड्रीज के साथ उसका कनेक्शन बन गया। ठीक है। तो इससे क्या होता है, इंडिया वालों को भी डर लगता है कि अगर ये तिब्बत को एनेक्स कर सकता है तो कल हो सकता है कि वो इंडिया के ऊपर भी कुछ ऐसा करने की कोशिश करे। पर इंडिया ने इस मामले में कोई भी इंटरफेरेंस करने के लिए सोचा कि नहीं करेगा इंडिया इंटरफेरेंस, और अवॉइड किया उस चीज़ को। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है इंडिया ने कोशिश की कि वो चाइना को सपोर्ट करे हर चीज़ में, पॉसिबल वे में। तो इंडिया बहुत कंसर्न था अपने रिलेशनशिप्स को लेकर। इंडिया का कंसर्न इतना ज़्यादा था कि एक पीस ट्रीटी हुई थी, उसमें जापान के साथ थी वो पीस ट्रीटी। ठीक है। तो इंडिया ने वो पीस ट्रीटी भी अटेंड नहीं की, क्योंकि वहाँ पे चाइना को इनवाइट नहीं किया गया। तो इंडिया ने वो पीस ट्रीटी बिल्कुल अटेंड नहीं की। उसके बाद वीटो पावर की बात भी कही जाती है। कहा जाता है कि पहले जो वीटो पावर थी वो इंडिया को बोला गया था कि आपको दी जाती है, जो 5 नेशंस को दी गई है। तो पहले वो इंडिया के लिए बोला गया था कि आप इसको आके ले लो, बट इंडिया ने बोला कि हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को फॉलो करते हैं, तो हम इसको नहीं लेंगे। तो वो चाइना को दे दी गई इसके बाद। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती मानी जाती है कि वीटो पावर की आजकल के टाइम में बहुत अहमियत है, क्योंकि जो यूनाइटेड नेशंस है वो पूरी लाइक कंट्रीज़ में महत्वपूर्ण माना जाता है।
तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे उन्होंने वीटो पावर के लिए भी मना कर दिया। फिर इन 1954 क्या हुआ, इंडिया और चाइना ने 1950 में उसने तिब्बत को अनेक्स किया और 1954 में इंडिया और चाइना में एक संधि की गई पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए, जिसमें उन्होंने मतलब कि 5 प्रिंसिपल्स के ऊपर साइन किया दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर कि वो इन चीज़ों में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। और उसके ऊपर उस टाइम पे जब ये पीस ट्रीटी हुई उस पर प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा, जवाहरलाल नेहरू जी ने ये भी कहा कि जो चाइना तिब्बत के ऊपर रूल कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है, उस चाइना को तिब्बत के ऊपर रूल करना चाहिए, तिब्बत चाइना के अंडर ही होना चाहिए। और इसी टाइम पे एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुई 1954 में वो थी, प्राइम मिनिस्टर जी ने प्रमोट किया कौन सा स्लोगन, हिंदी चीनी भाई भाई। तो ये कब हुआ है, 1954 में चाइना और इंडिया के अंदर एक 5 प्रिंसिपल ऑफ पीस को एग्जिस्टेंस की ट्रीटी हुई, जिसमें उन्होंने तिब्बत को एनेक्स करना जायज़ बोला चाइना की तरफ से। और उसी टाइम पे नेहरू जी ने एक स्लोगन प्रमोट किया, वो था हिंदी चीनी भाई भाई। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्या हुआ। अब क्या होता है, यहाँ तक सब सही चल रहा था, अब ऐसा क्या हो गया कि इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आ गया। तो यहाँ पे हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे। तो सब कुछ सही चल रहा था, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला कि आप ना अपने मैप्स को रिवीजन कर लो, कि आप हमें अपने मैप्स भेज दो जिसमें हमारी जो बाउंड्रीज़ हैं वो अलग अलग बताई हुई हैं कि ये आपकी बाउंड्री है और ये हमारी बाउंड्री है, ये इंडिया की बाउंड्री है और ये चाइना की बाउंड्री है। तो जो मैप्स भेजे गए चाइना की तरफ से उसमें अपना 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर का डिफरेंस था, जो कि इंडिया की ट्रीटी के अंदर दिखाया जा रहा था। तो इस बात को लेके जो हमारा इंडिया था काफ़ी डिस्टर्ब हो गया कि ये कैसा, मतलब ये कैसे ऐसे कैसे कि वो अब हमारी जो ज़मीन है उसको अपने अंडर ले लेंगे। तो जब इस बात के लिए बोला गया तो उन्होंने ये बोल दिया कि गलती से हो गया है, ये जो मैप्स हैं हमारे सही नहीं है, तो इस बात को वहीं पे ख़त्म कर दिया गया एक बार के लिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1959 में जो तिब्बत के धर्मगुरु थे दलाई लामा, वो वहाँ तिब्बत को छोड़ के कहाँ पे आते हैं, क्योंकि उनको चाइना गवर्नमेंट से डर था, क्योंकि उनको वहाँ पे टेररिस्ट माना जाता था। तो वो इंडिया में आते हैं 1959 में, और इंडिया उसको उनको अच्छे से रिसीव करता है। इंडिया उनको मना नहीं करता कि आप यहाँ पे ना आओ, आप यहाँ पे आओ, उनको अच्छे से रिसीव करता है और यहाँ पे उनको रहने के लिए मौका देता है इंडिया में। फिर इसी बीच 1959 में ये होता है, और 1962 में इंडिया और चाइना की मिलिट्री थोड़ा थोड़ा लड़ाई होने लगती है, जो बॉर्डर्स हैं इंडिया के और चाइना के, वहाँ पे जो मिलिट्री के बीच में कुछ टेंशन क्रिएट हो जाती है। तो कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है कि जो कि दोनों कंट्रीज़ के लिए कॉर्डियल नहीं है, तो मतलब कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। और फिर चाइना ये कहता है कि इंडिया एक थ्रेट है तिब्बत रूल के लिए, मतलब चाइना को ये लगने लगा है, चाइना ऐसी स्टेटमेंट्स देने लग गया है कि जो इंडिया है वो तिब्बत को एनेक्स करना चाहता है, तिब्बत के लिए वो एक थ्रेट है। इसलिए उन्होंने दलाई लामा जी को भी रिसेप्शन दी यहाँ पे इंडिया में, यहाँ पे अच्छे से उनको इनवाइट किया, अपना यहाँ पे रखा उनको। तो ये फिर एक प्रोमिनेंट कारण था दलाई लामा जी का इंडिया में आना साइनो इंडियन वॉर के लिए। साइनो मतलब सिंध, तो साइनो इज़ चाइना, चाइना और इंडिया इंडियन वॉर। दिस बिकेम द मेन प्रोमिनेंट रीज़न कि ये लड़ाई हुई दलाई लामा जी की रिसेप्शन यहाँ पे, ठीक। देन नेक्स्ट फिर अब क्या हुआ, ये सब हुआ तो बट फिर भी एक कोशिश की जाती है ना कि चलो लड़ाई ना की जाए, वॉर ना की जाए, चीज़ों को सुलझा लिया जाए, बट वो चीज़ें नहीं सुलझी बिल्कुल भी। वो क्यों नहीं सुलझी उसका हम रीज़न देख लेते हैं। पहले तो इंडियंस वर नॉट रेडी फॉर वॉर, इंडियंस नहीं चाहते थे लड़ाई हो कोई भी, ठीक है, वो चाहते थे कि पीसफुली चीज़ों को सुलझा दिया जाए। फिर उसके बाद क्या होता है, जोई एनलाई थे जो वहाँ के एक चेयरमैन थे, 1956 में उन्होंने ये कहा कि इंडिया के ऊपर चाइना का कोई मतलब कि टेरिटरीज़ हैं जो इंडियन टेरिटरीज़ हैं उस पर चाइना का कोई क्लेम नहीं है, चाइना उन पर कोई क्लेम नहीं करता, उस पर उनसे चाइना को कोई लेना देना नहीं है। फिर उसके बाद ही स्टेटेड दैट एक्साई चीन वॉज अंडर चाइनीज़ कंट्रोल, और उसी के कुछ टाइम बाद उन्होंने बिल्कुल ये एक स्टेटमेंट और पास कर दी कि जो अक्साई चीन का एरिया है वो चाइना का है।
तो पहले वो कह रहे हैं कि कोई कंट्रोल नहीं है, इंडिया और चाइना अलग अलग है, और फिर कुछ टाइम बाद वो कह रहे हैं एक्साई चीन जो है वो चाइना के कंट्रोल में आता है। फिर 2 साल बाद 1958 में इंडिया को भी लगा यार अगर चाइना कह रहा है कि ये उसका एरिया है तो हमें कहने में क्या है। तो इंडिया ने भी ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया कि जो एक्साई चीन है वो इंडिया की टेरिटरी है। तो ज़ो एनलाई ने प्रपोज़ किया, पीस डील प्रपोज़ की। उन्होंने ये बोला कि आप एक्साई चीन के ऊपर जो क्लेम कर रहे हो, इंडिया वालों को ये बोला आप उसको छोड़ दो, और हम जो अरुणाचल प्रदेश के ऊपर हमारा जो क्लेम मांग रहे हैं हम आपसे, हम उसको छोड़ देंगे। तो अब इंडिया बड़ा भौरा गया, इंडिया को बड़ी ये गलत बात लगी कि पहले तो आप कह रहे थे एक्साई चीन पे, अब अरुणाचल प्रदेश पे भी अपना क्लेम मांग रहे हो। तो इंडिया ने बिल्कुल इस चीज़ के लिए मना कर दिया। नेहरू रिजेक्टेड द प्रपोजल सेइंग दैट चाइना लैक्ड लेजिटिमेट क्लेम ओवर दीज टेरिटरीज। तो नेहरू जी ने बिल्कुल इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया और बोल दिया कि आपका किसी चीज़ पे भी कोई क्लेम नहीं है, ये कोई बात नहीं होती कि आप कोई भी स्टेटमेंट दे दोगे। तो चाइना ने इस बात बाद में क्या कहा कि इंडिया के जो क्लेम्स हैं वो तिब्बत को हथियाने के हैं, इंडिया के जो प्लान्स हैं वो तिब्बत को हथियाना चाहता है, इसलिए ये सब कर रहे हैं। यहाँ तक हमें क्लियर समझ आ रहा है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें होती रहीं। पहले तो हमें पता चल रहा है कि चाइना बोल रहा है कि हमारा किसी चीज़ पे कोई कंट्रोल नहीं है, फिर वो कह रहा है हमारा एक्साई चीन पे कंट्रोल है। फिर 2 साल बाद इंडिया ने भी ये क्लेम कर दिया कि एक्साई चीन इंडिया की टेरिटरी में आता है। उसके बाद ज़ो एनलाई कह रहे हैं कि आप एक्साई चीन पे क्लेम छोड़ दो और हम अरुणाचल प्रदेश पे क्लेम छोड़ देंगे, जिससे इंडिया वाले भड़क जाते हैं और वो कहते हैं कि आपका किसी भी चीज़ पे कोई क्लेम नहीं है। जिसके बाद चाइना कहता है कि नहीं, जो इंडिया का प्लान है वो क्या है, तिब्बत के ऊपर हमला करने का, तिब्बत को हड़पने का है। तो यहाँ तक केस था। और उसके बाद हम देखेंगे इवेंट्स ऑफ द वॉर। तो ये वॉर जो है अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ के लिए चली थी। तो पहले क्या हुआ, इंडिया ने लॉन्च कर दी एक फॉरवर्ड पॉलिसी। फॉरवर्ड पॉलिसी में क्या था, इंडिया को लग रहा था कि अब लड़ाई होने वाली है, तो इंडिया इतना प्रिपेयर नहीं था लड़ाई के लिए, इसको लग रहा था कि शायद ये चीज़ें टल जाएंगी। तो उसने अपने जो फौजी थे, ट्रूप्स थे, वो छोटी छोटी पोस्ट्स में, मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स अपने जो बाउंड्रीज पे थे वहाँ पे तैनात कर दिए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, डिमार्केटेड लाइंस पे उसको तैनात कर दिया गया फौजियों को। फिर अक्टूबर 20, जो आप ऊपर देख रहे होंगे कि अक्टूबर 20 को ही लड़ाई शुरू हुई है। तो अक्टूबर 20 1962 में चाइना ने क्या किया, अटैक कर दिया कहाँ कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के ऊपर, वहाँ की जो पोस्ट्स थी वहाँ पे अटैक किया। तो जो फर्स्ट अटैक था वो चाइना की तरफ से था, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था चाइना का, चिपचेप वैली को और नमकाचू रिवर को कैप्चर करना था। तो उन्होंने 2 चीज़ों पे अटैक किया। तो वो 2 चीज़ें किसके को हड़पने के लिए करा गया, चिपचेप वैली और नमकाचू रिवर। ठीक है, तो चिपचेप वैली है वो वेस्टर्न सेक्टर में आती है इंडिया के, और जो नमकाचू रिवर है वो ईस्टर्न सेक्टर में रह जाता है। ओके, तो ये पहली जो उनकी लड़ाई उनकी तरफ से शुरुआत हो चुकी थी। और फिर क्या होता है, हमें पता चलता है इंडिया लॉस्ट हो जाता है, मतलब इंडिया ये जो युद्ध है वो हार जाता है। तो इसका क्या कारण था, इसका ये कारण था, एक तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडिया इतना प्रिपेयर्ड नहीं था लड़ाई के लिए। तो था इंडिया के पास ज़्यादा हथियार नहीं थे। ठीक है, पुअरली इक्विप्ड, मतलब कोई ज़्यादा अच्छे हथियार नहीं रखे हुए थे, सप्लाईज भी उनके पास पूरी नहीं थी, गन्स की या इन चीज़ों की जो लड़ाई के लिए ज़रूरत होती है। तो जो अक्टूबर 24 तक जो चाइना के ट्रूप्स थे, जो फौजी थे, वो इंडियन टेरिटरीज़ के 15 किलोमीटर अंदर तक घुस गए थे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप बाहर से आके हमारी टेरिटरी में घुस रहे हो, तो मतलब आप अटैक कर सकते हो, आप किसी को भी मार सकते हो। तो इन बिटवीन ये भी हुआ था कि जो ज़ो एनलाई है उन्होंने ये भी कहा था कि जहाँ तक आप हमारे जो अभी भी इस लड़ाई को ख़त्म कर दो, जहाँ तक हमारे ट्रूप्स अंदर घुस गए उस एरिया को हमें दे दो, फिर हम इस लड़ाई को बंद कर देंगे। बट जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लड़ाई को कंटिन्यू रखेंगे। और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी के बर्थडे के 1 हफ्ते बाद ये लड़ाई ख़त्म होगी, ऑन 21 नवंबर, है ना। तो चाइना ने डिक्लेयर कर दिया, सीज़ फायर कर दिया, मतलब कि उन्होंने लड़ाई को बंद कर दिया, और डिक्लेरेशन क्या पास कर दी कि उन्होंने अक्साई चीन को कैप्चर कर लिया है। और अब जो है, ये जो फोर्सेस थी ये कहाँ तक पहुँच गई थी,
तेज़पुर एक जगह है असम के अंदर, वहाँ तक पहुँच गई थी। वहाँ से उन्होंने अपने फोर्सेस को वापस बुला लिया और ये उन्होंने डिक्लेरेशन कर दिया कि एक्साई चीन जो है वो चाइना के कंट्रोल में आ गया है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये जब ये लड़ाई हुई मतलब हमने लॉस्ट कर दिया इंडिया ने इसमें, तो हमें पता चला कि हमें अच्छे से इसके लिए वॉर के लिए प्रिपेयर होना चाहिए था। हम इस चीज़ को बहुत लाइटली ले रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा शौक था हमारे कंट्री के लिए, हमारे तब के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी के लिए। और इसके बाद फिर ये जो सिचुएशन है अभी भी चलती आ रही है कि अरुणाचल प्रदेश पे अभी भी क्लेम है चाइना का। तो ऐसे ही सब कुछ चलता, जो सिचुएशन करंट सिचुएशन है वो अभी तक चलता आ रहा है, हम देख पा रहे हैं। तो यही थी हमारी आज की वीडियो इंडिया और चाइना के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।